कहते हैं कि क्रांति का रंग लाल होता है, पर हमेशा नहीं। कभी कभी यह नीला भी होता है। 1859 की गर्मियों में बंगाल में हजारों रेतों यानी किसानों ने यूरोपीय बागान जमींदारों और नील के कारखाने के मालिकों के लिए नील उगाने से इनकार कर दिया। यह कृत्य क्रोध और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन था। यह भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से एक बन गया, जिसे इंडिगो मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। बंगाल में 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही नील की खेती की जाती रही है, मुख्य रूप से दो रूपों में, निजाबाद और रेती। निज या स्वयं प्रणाली में बागान मालिक उस जमीन पर नील उगाता था जिस पर उसका सीधा नियंत्रण होता था। रेती प्रणाली में रेत बागान मालिकों के साथ अनुबंध के तहत अपनी जमीन पर नील उगाते थे। बंगाल में नील की खेती का प्राथमिक तरीका रेत प्रणाली के माध्यम से था। इस प्रणाली के तहत रेत 1 से 10 साल की अवधि के लिए नील की खेती करते थे। शुरुआत में बागान मालिक खेती के खर्चों को पूरा करने के लिए रेत को अग्रिम भुगतान प्रदान करता था। बदले में रेत अपनी जमीन पर नील उगाने के लिए प्रतिबद्ध होता था। नीला रंग प्राचीन काल में पौधों से निकाला जाता था। लगभग 5000 से 6000 साल पहले एशिया, अफ्रीका और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में इंडिगो नाम भारत में सिंधु घाटी के माध्यम से यूरोप में इसके परिचय से आया है और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों से पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय नाविकों द्वारा आया। इंडिगो एक ऐसा रंग है जिसका उत्पादन और उपयोग दुनिया भर में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसका उत्पादन सालाना लगभग 20,000 टन होता है। 1873 में यूएसए में जैकब डेविस और लेवी स्ट्रॉस द्वारा जीन्स के आविष्कार के बाद इसकी मांग में उछाल आया। अधिकांश इंडिगो का उपयोग नीली जीन्स के लिए डेनिम कपड़े के उत्पादन में किया जाता है, जिसमें एक जोड़ी नीली जीन्स के लिए लगभग 3 से 12 ग्राम इंडिगो की आवश्यकता होती है। इंडिगो डाई की मांग अभी भी बहुत अधिक है। नीला रंग फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है, साथ ही खेल आयोजनों के लिए उनकी जर्सी का रंग भी है। हल्का नीला, जिसे एज़्योर के रूप में जाना जाता है, इटली का भी राष्ट्रीय रंग है। इसके अतिरिक्त नीला रंग भारत की क्रिकेट टीम और जापान की फुटबॉल टीम की आधिकारिक वर्दी का रंग है। मिस्र में नीला रंग पारंपरिक रूप से राजसी, विलासिता और धन से जुड़ा हुआ है। सीरिया और लेबनान के ड्रूज समुदायों में नीला रंग सबसे सम्मानित शेखों द्वारा पहना जाने वाला रंग है। हालांकि विचार करने के लिए एक और पहलू भी है। उदाहरण के लिए उत्तरी इराक में यजीदियों के बीच नीला पहनना वर्जित है, जबकि दक्षिणी इराक के मंडियों में नीला रंग ईविल से जुड़ा हुआ है। ऊन और रेशम को रंगने के लिए थोड़ी मात्रा में इंडिगो डाई का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य रंग के रूप में भी किया जाता है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एफडी ब्लू नंबर 2 एल्यूमिनियम लेक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इन सभी कारणों से इंडिगो दुनिया में नंबर 1 डाई बन गया है। एक पौधा जो नीला रंगद्रव्य पैदा करता है, जिसे इंडिकॉन या इंडिकम के रूप में जाना जाता है, को 500 ईसा पूर्व में पहचाना गया था। इंडिगो को इसका नाम सिंधु घाटी में इसकी उत्पत्ति के कारण मिला, जिसे लगभग 5000 साल पहले खोजा गया था, जहां इसे नीला कहा जाता था, जिसका अर्थ है गहरा नीला। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक लोगों ने नीले रंग का उत्पादन करने के लिए पौधे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। पुर्तगाली और यूनानी इस रंग को भारत से यूरोप ले जाने वाले पहले लोग थे और जब तक ब्रिटिश इस वस्तु में रुचि नहीं लिया, तब तक इसके व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा पुर्तगालियों ने। यह रंग ब्रिटिश कपास उद्योग और व्यापार के साथ भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। इस रंग के लिए ग्रीक शब्द का अनुवाद भारतीय रंग होता है, जिसे लैटिन में इंडिकम के रूप में अपनाया गया और फिर पुर्तगाली के माध्यम से आधुनिक शब्द इंडिगो में विकसित हुआ। अरबों ने रंग को एनिल के रूप में संदर्भित किया, जिसका अर्थ है नीला। इंडिगो से रंगे कपड़े 6000 साल पुराने 2009 में हुआ का फीता पेरू में खोजे गए थे। यह रंग मेसोपोटामिया, मिस्र, ब्रिटेन, ईरान और सेनेगल, कैमरून और नाइजीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों में प्राचीन सभ्यताओं के लिए भी जाना जाता था। हालांकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत इसके उत्पादन और प्रसंस्करण का सबसे पहला प्रमुख केंद्र था। नील की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान की जाती थी और रंगाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो लगभग 5300 से 2500 साल पहले अस्तित्व में थी। नील रंग का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के दौरान लगभग 322 से 125 ईसा पूर्व तक जारी रहा और 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मुगल काल के दौरान इसे काफी लोकप्रियता मिली। जब 1916 में निकोलस डाउनटाउन की कमान में ब्रिटिश नौसेना बल भारतीय मुख्य भूमि के पश्चिमी तट पर उतरा, तो नील सबसे अधिक मांग वाली वस्तु थी। इसका उत्पादन उत्तरी गंगा के मैदानों, सिंध, दक्कन क्षेत्र और पूर्वी तट पर होता था। हालांकि
बंगाल में बड़े पैमाने पर नील की खेती 1777 में शुरू हुई, जो इस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति के विस्तार के साथ ही शुरू हुई। यह वह दौर था जब यूरोप में नीले रंग की बढ़ती मांग के कारण नील की खेती व्यावसायिक रूप से लाभदायक बन गई थी। बंगाल के बर्दवान, बांकुरा, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों के बड़े हिस्से में और बाद में बिहार के चंपारण और खेड़ा जिलों में नील की खेती शुरू की गई। 19वीं सदी में नील की मांग इस तथ्य से संकेतित होती है कि 1897 में नील की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 7000 वर्ग किमी था, जिससे 19,000 टन नील का उत्पादन होता था, जो कि ज्यादातर भारत में होता था। कलकत्ता के बंदरगाह से एक साल में लगभग 4000 टन नील का निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में कपास उत्पादन और व्यापार से भी नील उत्पादन का गहरा संबंध था। ब्रिटिश नील बागान मालिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और उन्होंने पैसा कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने किसानों पर खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने का निर्दयतापूर्वक दबाव डाला। उन्हें बहुत अधिक ब्याज दरों पर डैडन के रूप में जाना जाने वाला ऋण प्रदान किया। एक बार एक किसान ने एक ऐसा ऋण लिया जिससे वह जीवन भर कर्ज में डूबा रहा, जिसका बोझ बाद में उसके बच्चों पर आ गया। इस स्थिति के कारण नील किसानों ने अहिंसक विद्रोह किया। नील विद्रोह एक किसान आंदोलन और नील के बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह था, जो 1857 में बंगाल के बर्दवान, बांकुरा, बीरभूम, उत्तर 24 परगना और जेसोर जिलों के बड़े हिस्से में हुआ था। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और देश के प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1860 में एक इंडिगो कमीशन की नियुक्ति की। आयोग के एक सदस्य EWL टॉवर ने कहा कि मानव रक्त से सने बिना नील की एक भी पेटी इंग्लैंड नहीं पहुंची। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कैसा रहा होगा। किसानों ने यूरोपीय लोगों के मन में ऐसी प्रबल भावनाएं जगाकर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसने विद्रोह को एक सफलता के रूप में चिन्हित किया। इसके बाद 1914 और 1916 के बीच बिहार और गुजरात के चंपारण और खेड़ा जिलों में एक और नील विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को बाद में 1917 में चंपारण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध के लिए एक शब्द द्वारा अमर कर दिया गया। इस समय के आसपास नील का उत्पादन प्राकृतिक पौधों के स्रोतों से सिंथेटिक तरीकों में बदल गया, जिससे भारत में नील की खेती धीरे धीरे खत्म हो गई।